का हिंदी मतलब होता है पूर्व संध्या। ठीक है, पूर्व संध्या मतलब जिस दिन भारत आजाद हो रहा था, ठीक है, उस दिन भारत का क्या हाल चाल था, यही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सबको पता है कि इस चैप्टर में अपने को इंडियन हिस्ट्री अराउंड द पीरियड ऑफ 1947 टू 1950 पढ़ना है। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम क्या बैकग्राउंड था, क्या हालचाल था। हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा दे इतर इसके किताब के, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को इंडिया लिबरेट हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। बिकॉज जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंडिया के सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट डिसीजंस में लगभग 1.5 साल तक वो थे 1947 के बाद भी। ठीक है, और वो 1.5 साल का पीरियड क्या था वो हम आपको समझा देते हैं। वो 1.5 साल का पीरियड ऐसा था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट थी हमारी, ठीक है, उसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले कौन थे? लीडर तो थे ही थे, पहले होम मिनिस्टर थे। ठीक है, पहले होम मिनिस्टर थे। और इट इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कि आज इंडिया इंडिया है। ठीक है, वरना आज इंडिया 50 छोटी छोटी रियायतों में बटा हुआ होता। ठीक है, जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। जैसे कि इंडिया हो सकता था कितने टुकड़ों में होता, 3-4 टुकड़े का नाम आपको लेके बता देते हैं। द निजाम्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है, द पठान्स ऑफ सियालकोट, ठीक है, द रंजीत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ बड़े बड़े राजा लोग थे जिनका वर्चस्व उस समय भी इंडिया में बहुत ज्यादा था। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्चस्व था उन राजाओं का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया? सरदार वल्लभ भाई, नहीं उधर नहीं बैठिए, इधर बैठिए, इस साइड से आके बैठिए। ठीक है, या तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया उस टाइम? उन्होंने 2 बातें करी। उन्होंने बोला कि या तो प्यार से इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट में मिल जाओ, ठीक है, और या नहीं तो हमें मिलाना तो आता ही, हम मिला लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि या तो प्यार से हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तकरार का तो फिर कोई ना सॉल्यूशन तो हम निकाल ही लेंगे। अब इस मामले में 2 लोगों ने पेच अड़ा दिया, और वो 2 पेच में से एक पेच अभी तक अड़ा हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। पहला पेच अड़ाया द निजाम्स ऑफ हैदराबाद ने। ठीक है, निजाम्स ऑफ हैदराबाद 1950 में औकात पे आ गए। उन्होंने बोला कि चल भैया ठीक है, हम डेमोक्रेटिक इंडिया के हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, ये सक्सेस हो गया किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सक्सेस था। उन्होंने इस चीज को, जो सबसे बड़ा स्टेट था उस टाइम में, एम्पायर स्टेट था, उसको इंडिया में मिला लिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के साथ में बातचीत चलने के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ हो गया, और उसके बाद मार्केट में आ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि तब तक हमारे गांधी जी का भी क्या हो चुका था? डेथ हो चुका था। और पंडित नेहरू के एक बहुत ही अच्छे साथी थे जो कि फारूक अब्दुल्ला के फादर थे। फारूक अब्दुल्ला जान रहे? ठीक है, उमर अब्दुल्ला जान रहे? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अभी जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ठीक है, तो फारूक अब्दुल्ला के जो फादर थे जान जिलानी अब्दुल्ला, वो उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के एक इमर्जिंग लीडर थे, और उनका झगड़ा था राजा रंजीत सिंह से, जो उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर को रूल करते थे। एक्चुअली पॉपुलेशन क्या थी? पॉपुलेशन 90% मुस्लिम थी, और राजा कौन था? हिंदू था। तो इंडिया ने प्रस्ताव भेजा कि भाई आप हमारे साथ मिल जाइए। राजा ने बोला कि हमारी बातचीत पाकिस्तान के साथ चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी प्रजा है, वो प्रजा ज्यादा कौन सी है? मुस्लिम। तो हमारी बात पाकिस्तान के साथ चल रही है, जिन्ना साहब भी हमें कुछ स्पेशल अटेंशन देंगे। एंड जिन्ना साहब के बारे में जो हिस्ट्री में आता है, जो हिस्ट्री की सबसे अच्छी किताब है रामचंद्र गुहा सर की, ठीक है, उसमें जिन्ना साहब के बारे में जो पोर्ट्रे किया गया है, वो ये पोर्ट्रे किया गया है कि वो साम्राज्य के भूखे थे। साम्राज्य के भूखे का मतलब होता है कि ये भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए। ठीक है, ऐसा पोर्ट्रे, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पोर्ट्रे रामचंद्र गुहा की किताब में किया गया, जो कि यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। लोग उसी को पढ़ के इंडियन हिस्ट्री का पेपर देते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी तो वहीं तक पहुंचती है, उससे आगे तो रिलायबिलिटी का कोई स्कोप है नहीं।
तो जो ये फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ दोस्ती का दांव खेला। उन्होंने बोला कि भाई पटेल जी तो है नहीं, तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जो बुक्स लिखती हैं उनके अंदर कन्विंसिंग पावर कम था। कन्विंसिंग पावर समझते हैं, मतलब किसी को कन्विंस करके अपनी बात को क्या कर लेना, मनवा लेना, ठीक है। तो उन्होंने वहां दोस्ती का पेच खेला। उन्होंने बोला कि भाई ये वो व्यक्ति जो कि वहां राजा के खिलाफ है वो मेरा दोस्त है, उसी का पीठ ठोकते हैं तो क्या होगा, वो वहां कुछ डेमोक्रेटिक चेंजेस कराएगा, कोई डेमोक्रेटिक यू कैन से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होगा और राजा जो हैं वो हमारे साथ में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जो अभी वहां पे पार्टी है लिबरेशन फ्रंट, उस पार्टी को वो हेड कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे। किसका? फारूक अब्दुल्ला के फादर का, ठीक है, जो कि नेहरू जी के दोस्त थे। और राजा कह रहा था कि हम कहां जाके मिल जाएंगे, हम पाकिस्तान जाके मिल जाएंगे। और वहां की उस टाइम की जनता भी ये कह रही थी कि हम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, हम सेकुलर स्टेट का हिस्सा रहेंगे, हम इस्लामिक स्टेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वहां ये डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन राइज हुआ। धीरे धीरे रंजीत सिंह का पावर क्या हो गया, कम हो गया। और अभी जो कर्ण सिंह हैं, अगर आप जानते होंगे कर्ण सिंह को, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं कर्ण सिंह, ठीक है, टोपी पहनते हैं, अगर आपने देखा होगा, खैर चलिए नहीं भी देखा, तो वो रंजीत सिंह के बेटे हैं। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की विरासत के जो राजा थे उनके बेटे हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं। एक और लीडर का नाम आप जानते होंगे, वो भी हैं, वहीं के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो भी कांग्रेस के फ्रंट लीडर हैं, गुलाम नबी आजाद, ठीक है, नाम सुना है गुलाम नबी आजाद का, अगर नहीं सुना है तो खैर। तो इन दोनों के फादर जो हैं, इन दोनों के फादर वहां के डेमोक्रेटिक सेटअप के में थे, एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी इन लोगों की थी। तो 1951 में ये हुआ कि एक रिवॉल्यूशन आया जम्मू एंड कश्मीर में, और 1953 में एक ट्रीटी साइन हुई, एक आर्टिकल साइन हुआ। किसके बीच में? राजा रंजीत सिंह एंड जीओआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजा रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी सिग्नेचर हुई, बाबू थोड़ा सा, ठीक है। उसमें क्या कहा गया, उसमें ना थोड़ा सा ढुलमुल नीति हो गया। किसका? पंडित जी का, नेहरू जी का। यहां पे उन्होंने राजा की एक बात मान ली। उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारे साथ जुड़ जाइए। राजा ने बोला कि एक शर्त पे जुड़ेंगे, ठीक है, हमारे राज्य का कोई भी बात और कोई भी काम आप जब भी कीजिएगा, ठीक है, तो बिना हमारी सर्वसम्मति से वो काम नहीं हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस ट्रीटी पे साइन कर दिया, ठीक है। और वही वजह है कि आज तक वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वाला जो काम था, जो नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जो अभी बीजेपी ने किया है वो हुआ। तो ये जो मसला था, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया छोटे छोटे प्रांतीय राजाओं के चंगुल में था। तो सबसे पहला काम तो इंडिया को क्या करना था कि ये जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम थे, रीजनल किंगडम समझते हैं, किंगडम मतलब हो गया राज शासन, ठीक है, रीजनल मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रांत में छोटे छोटे राजा, ठीक है, इन सबको खत्म करना था, इन सबको एकदम निल ऑफ करना था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना था, इंडिया के हर हिस्से में लागू करना था। एक तो ये काम था। और बाकी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और हम लोगों को किस चीज की चर्चा यहां पे करनी है, बोलता है colonial exploitation of the Indian economy under the British rule। मतलब इंडिया क्या थी, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बन गई थी, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, इंडिया में एज अ कॉलोनी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उसकी चीजों को एक्सप्लॉइट किया, क्या चीजें एक्सप्लॉइट करी, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस दिन इंडिपेंडेंस हम लोगों का डिक्लेयर हुआ उस दिन हमारे देश की क्या हालत थी, देश के इकोनॉमी की व्यवस्था की क्या पहचान थी, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, अब सेक्टर वाइज भी समझना है कि भाई एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, इंडस्ट्री की क्या हालत थी, फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था इंडिया का। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है द डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन,
ठीक है, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन का कंपोजिशन, पॉपुलेशन का डेथ रेट, बर्थ रेट, मेडिकल रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वो इंडिया का इंडिपेंडेंस के समय क्या था। ठीक है, वो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, रोजगार का क्या स्ट्रक्चर था, लोग कहां एम्प्लॉयड थे, कहां एम्प्लॉयड नहीं थे, और लास्ट हम लोगों को देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना, ठीक है, इंडिया के पास क्या थी जब इंडिया आजाद हुआ। इतने पॉइंट पे हम लोगों को एक एक करके सेक्टोरल डिस्कशन कर लेना है और ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे बात करना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इन चीजों पे अपने को बात करनी है और आगे हम लोगों को देखना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर था। अगर आपके पास बुक होगी तो ज्यादा बेटर होगा, आप बुक से अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में ही बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं, घर पे आपकी किताब है आप उससे भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी अगर आपके पास में आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं हाँ वही वही बात है ना, 11th की एनसीईआरटी तो 12th में चलेगी, उसमें नया क्या होगा। आइए, बोलते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल के टाइम में जो एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन किस चीज का किया, ह्यूमन रिसोर्सेज का किया, मटेरियल रिसोर्सेज का किया, फिजिकल रिसोर्सेज का किया, ठीक है, इन सारी चीजों का एक्सप्लॉयटेशन किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कंट्री, फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए इंडिया को ब्रिटेन ने क्या किया, यूज किया। ठीक है, देखिए बोलता है colonial exploitation of the agriculture sector, agriculture was exploited through zamindari system of land revenue, this was the exploitation। बोला क्या किया, जमींदारी सिस्टम सब बच्चों को पता है। ठीक है, एक बार आप क्या जानते हैं जमींदारी सिस्टम के बारे में बता दीजिए, आपका अगर नॉलेज थोड़ा सा कम होगा मैं उसमें इनपुट डाल दूंगा, बस ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्या होता है जमींदारी सिस्टम? एक जमींदार रहता है जो खेती करने के लिए गरीब लोग को देता है, लैंड देता है, और उसके बाद उसके बाद जो पीजेंट है वो खेती करता है और जो भी मतलब वो होता है उसका देता है, उसको जो आउटपुट होता है उसका रेवेन्यू वो क्या करता है, उस जमींदार से शेयर करता है, और जमींदार उसका फिर रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट से शेयर करता था। जमींदारी सिस्टम में ऐसा था कि मतलब जो जमींदार है वो जितना चाहे पीजेंट से ले सकता था, उसको एक फिक्स अमाउंट देना होता था और बीच का उसका इनकम होता था, वो बहुत ज्यादा पीजेंट से लेता था, सर्वाइवल के लिए उनके पास छोड़ता था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, सरकार, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा पावर कुछ लोगों को दिया, ठीक है, जिनको कि हम लोगों ने आगे चल के क्या बोला, जमींदार बोला। ठीक है, वो दो चीज करते थे, पहला एक तो उनका ओन लैंड होता था, ओन लैंड, क्योंकि वो बड़े किसान होते थे, और दूसरा वो लैंड को क्या करते थे, एक्वायर भी करते थे। एक्वायर करने का मतलब कोई एक छोटा किसान है, उसको पैसे की जरूरत है, बोला कि भैया अपनी जमीन क्या कर दो, बेच दो, बंधक रख दो। ठीक है, और बंधक रख दो ऐसा कि बाद में वो छुड़वा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कभी इतना पैसा होगा नहीं कि ये जमीन क्या करवा पाएंगे, छुड़वा पाएंगे। तो ऐसे करते 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 उनके पास ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड हो जाता था, और फिर उस लैंड के ऊपर वो उन्हीं पीजेंट्स को बोलते थे कि भैया आप क्या करो, काम करो। ठीक है, आप क्रॉप प्रोड्यूस करो, मुझे क्रॉप का शेयर चाहिए, और जो बचेगा बाकी थोड़ा मोड़ा वो आपने अपने लिए रख लो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक बार अगर कोई बंदा अगर रैयत हो गया किसी जमींदार के यहाँ, उसको जो बंदे काम करते थे उनको रैयत बोलते थे। ठीक है, अगर जमींदार के यहाँ कोई बंदा चला गया तो फिर ऐसा सिचुएशन वो जमींदार क्रिएट करते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यक्ति का पूरा फैमिली उस जमींदार के यहाँ क्या होता था, काम करता रहता। हाँ, वही बंधुआ मजदूर उसी को बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते गए, ये इंडिया में उस टाइम प्रीडोमिनेंट था, बिकॉज जमींदार को किसका प्रोटेक्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन था। ठीक है, और ये 1955 to 65 आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चला। ठीक है, जिसमें पीजेंट्स ने जमींदारों को बहुत परेशान किया हर जगह पूरे इंडिया में, बिकॉज जब तक उन लोगों को ब्रिटिश शासन का प्रोटेक्शन मिला हुआ था तब तक ये छोटे जमींदार पीजेंट्स लोग जो थे ना, वो जमींदार को कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सेटअप आया इंडिया के अंदर ना, तो ये छोटे पीजेंट्स भी फिर जागना शुरू हुए।
थोड़ा उनके अंदर लिटरेसी आई, थोड़ा उनका दिमाग खुला, तो उन्होंने जमींदार लोगों का अपोज करना शुरू किया। और ये अपोजिशन इंडिया में 1980 तक चला, 1980 तक चला। 1980 के बाद जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम आया, ठीक है, उस सेटलमेंट सिस्टम के बाद बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ क्या हुआ, जब पीजेंट्स के बच्चे देखते थे कि भाई जमींदार के बच्चे खाली हैं, वो उनको मार देते थे, मर्डर कर देते थे, पूरी की पूरी फैमिली को मार देते थे, ठीक है, बहुत सारा सिस्टम चला। अपने बिहार में चला, हाँ चला, कहां चला, नवादा और जहानाबाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया रहा इस सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। किस चीज का, जमींदारी और फिर जमींदार लोगों का दमन, ठीक है, उनको क्या करना, दबाना। तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, बहुत ज्यादा ही इंडिया के अंदर भरा पड़ा हुआ था। और इसकी वजह से जो लैंडलेस लेबर थे, लैंडलेस मतलब जिनके पास जमीन नहीं थी, या जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके पास सस्टेनेबिलिटी के लिए भी पैसा नहीं था, मतलब अपना जीवन जीने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। देखिए, तो बोलते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन। कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता था, सिंपल है। बोलता था जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब कि जमीन का मालिक कौन है, जमींदार, ठीक है। दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। उनको जमीन पे लगान देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक फिक्स्ड, और वो पैसा वो किससे खींचते थे, किससे निकालते थे, छोटे छोटे किसान से, पीजेंट से, ठीक है। बोलते थे एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल। सरकार ने दो बातें कही कि भैया मुझे तो इतना ही चाहिए, मुझे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे 1 हेक्टेयर पे या 1 एकड़ पे 10 रुपया दे देना, लेकिन तुम वहां पे से 100 रुपया निकाल लो, चाहे 200 रुपया निकाल लो, ये तुम देखो, हमको कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे लिए कोई अगर तुम्हारी बात को लेकर के, तुम्हारी शिकायत लेके कोई हमारे पास आएगा भी, हम उसकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, बिकॉज तुम मुझे क्या दे रहे हो, हर महीने एक फिक्स लगान दे रहे हो, ठीक है। तो इससे एक्सप्लॉइटेड कौन हो गया, पीजेंट। अगर मान लो कि जो जमींदार है उनको 100 रुपया देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो कहां से निकालना शुरू कर रहे हैं, वो पीजेंट से 400 रुपया निकालना शुरू कर रहे हैं कि 300 रुपया कहां रखेंगे, अपने पॉकेट में, और 100 रुपया किसको देंगे, जो आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको देंगे। द टीलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब जो लोग खेती कर रहे थे, द एक्चुअल कल्टिवेटर्स गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। बेयर मिनिमम का मतलब समझते हैं, मतलब मुश्किल से इतना कि उनकी जिंदगी चल सके, ठीक है। दे वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पता क्या होता था इनको ना, ये एक विशियस सर्किल ऑफ लोन में फंसे होते थे, ठीक है। दिक्कत क्या होती थी, अनाज तो उगाते थे, लेकिन भाई साहब इतना ज्यादा ना जमींदार ले लेता था कि फिर उनके पास बचता ही नहीं था कि दोबारा से वो फिर इन्वेस्ट करके फिर अनाज उगाएं, और दोबारा से अनाज उगाने के लिए फिर उसी जमींदार से वो क्या लेते थे, कर्ज, ठीक, और फिर वही कर्ज का डेट ट्रैप चलता रहता, ठीक। और ऐसा करते करते अगर किन्हीं के पास थोड़ी सी जमीन भी होती थी तो वो भी जमीन किसके हिस्से चली जाती थी, जमींदार के। बिकॉज एकोमुलेशन कैसे होगा, कोई भी ऐसा थोड़ी ना है कि पूरे अपने गांव की जमीन खरीद लेगा, इतना तो पैसा नहीं। एकोमुलेशन कैसे होता था, एकोमुलेशन ऐसे ही होता था, इनकी जमीन ये लोन नहीं चुका पाए, जमीन किसकी होगी, जमींदार की होगी, तो वो एरिया धीरे 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 क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था, कैप्चर होता जाता था। The zamindars on the other hand spent their revenue income on the luxuries of life. Little or no investment was made for the development of the agriculture. उनको मतलब ही नहीं था ना, उनको सिर्फ मतलब था कि भैया हमको लगान मिल रहा है, लगान अगर मिल रहा है तो किसान कैसे भी काम कर रहा है उससे सामने वाले को क्या मतलब, ठीक है। तो इससे स्थिति हमेशा क्या होती चली गई, बहुत बद से बदतर स्थिति होती चली गई। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि मजबूरी को छोड़ के शौक से कोई भी किसानी नहीं कर रहा, ठीक है। उस टाइम भी अगर आपके पास सर्वाइवल का कोई दूसरा ऑप्शन है तो लोग शिफ्ट कर रहे थे उस दूसरे ऑप्शन पे, लेकिन एक्चुअली था क्या वहां पे उस टाइम इंडिया में 80% से ज्यादा डिपेंडेंस कहां था, एग्रीकल्चर पे। तो मजबूरी में उनको एग्रीकल्चर करना पड़ रहा था। कोई दिक्कत यहां तक समझ आगे। बोलता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया इन्होंने, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने बोला कि भैया इंडिया बहुत ही उपजाऊ जगह है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहां से अपने मटेरियल, अपने मतलब का रॉ मटेरियल उठाओ और लेकर के कहां जाओ, ब्रिटेन जाओ। क्या हुआ हर्ष, colonial exploitation of industrial sector बोलते prior to the British rule इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया वर वेल नोन फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट। दो चीजें इंडिया से बहुत निकलती थी, एक हैंडीक्राफ्ट और दूसरा स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाला, ठीक है। बोलता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट
enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality, but these were destroyed by the British government in two ways. बोला कि अगर इंडिया से निकलेगा तो हमारा कौन खरीदेगा, तो इंडिया का जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। आर्टिजियंस जो थे, छोटे छोटे आर्टिजियंस जो थे, उनके काम को खत्म करना चालू कर दिया। ठीक है, बोलते हैं फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप अगर सामान बना के एक्सपोर्ट करोगे, हम सीधे ही क्या करेंगे, उस पर इतना हेवी ड्यूटी चार्ज करेंगे कि सामान इतना महंगा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट ही नहीं होगा। भाई साहब, जब सामान बिकेगा ही नहीं, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, तो भाई आर्टिजन बनाएगा ही नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आर्टिजन ने उसको बनाना क्या कर दिया, तो बंद कर दिया। बोलता है डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट was destroyed by way of duty free import of the British goods in the Indian market। भाई एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे सामान पे ड्यूटी लगाएंगे, और हम जो ब्रिटेन से बना के सामान लेके आएंगे उस पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। मतलब ब्रिटेन से आया हुआ सामान इंडिया में हो गया सस्ता, और इंडिया का बना हुआ सामान बाहर निकल रहा महंगा, ना तो बाहर बिक रहा ना यहाँ लोग खरीद रहे। ठीक है, बिकॉज यहां अगर इंपोर्ट फ्री गुड्स आ गया, ब्रिटेन का टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, बढ़िया है, अच्छा है, तो इंडियन आर्टिजियंस का महंगा सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी चौपट किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पेंटिंग इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है, इंडिया में धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। ठीक है, आइए और क्या करते हैं। किसी देश को डुबाने के लिए सबसे आसान क्या है, उस देश का इनकम खा जाओ। तो किसी देश को डुबाने के लिए दूसरा आसान क्या काम क्या है, उस देश के ह्यूमन कैपिटल को जीरो कर दो। ठीक है, उस देश का अगर ह्यूमन कैपिटल जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो भैया आगे डेवलपमेंट कौन करेगा, जैसा अभी पंजाब के साथ हो रहा है अपने इंडिया में। ठीक है, पंजाब में 60% से ज्यादा यूथ को किस चीज की आदत है, ड्रग्स की आदत। ठीक है, और ड्रग्स की आदत लगने के बाद उनका मेंटल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो जो अभी एक बहुत ही सॉलिड और रिच स्टेट हुआ करता था एग्रीकल्चर के मामले में, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउनफॉल पे आ रहा है। ठीक, तो देखिए बोलते हैं अगला, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वही बात है कि अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर नहीं बिकने दोगे तो इंडिया से इंटरनेशनल ट्रेड क्या होने लगेगा, वीक होने लगा था। बोलते हैं इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ का मतलब टैक्स पॉलिसी होता है। ठीक है, टैरिफ और टैक्स लगभग क्या एक ही चीज होती है, टैक्स पॉलिसी। बोला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक्सपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लग रहा था और इंपोर्ट क्या हो रहा था, ड्यूटी फ्री। भैया इंटरनेशनल मार्केट जीरो हो गया आपका। अगर 100 रुपए की चीज पे एक्सपोर्ट 100 रुपए का लगा करके मार्केट में 200 का सामान बेचा जाएगा, कौन खरीदेगा, कोई नहीं। ठीक, और आप अपनी चीजों को मार्केट में, इंडियन मार्केट में बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी के ला रहे हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं, और एक आर्टिजन है जो उस पर मेहनत कर रहा है, वो मेहनत का पैसा ले रहा है। आपकी चीजें बल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं, बिकॉज ब्रिटेन में तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। ठीक है, आपकी चीजें इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होकर के, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होकर के पर यूनिट कॉस्ट कम पे आ रही हैं, और ऊपर से आप उस पर टैक्स भी छोड़ दे रहे हो, तो चीजें आपकी सस्ती हैं। इंडिया का आर्टिजियन उसको अपने हाथ से बना रहा है, उसके पास में वैसा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडनेस नहीं है। ठीक है भाई, वो अपने मेहनत का उसके ऊपर 4 रुपया कमाई का प्रॉफिट रख रहा है, तो उसकी चीजें महंगी हैं। एक महंगी चीज और दूसरी सस्ती चीज, और जो सस्ती है वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड भी दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली बात है वही बिकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड भी धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रिटिश पीरियड में बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया। बोलते हैं ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल फ्री में उठा के ले जाता था, ड्यूटी फ्री, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। दोनों जगह ड्यूटी फ्री। यहां से सामान रॉ मटेरियल उठा के ले गया सस्ता में, सामान वहां बनाया ब्रिटेन में इंडस्ट्री के अंदर, और फिर बिना टैक्स लगाए हुए उस सामान को इंडिया में ला करके बेच दिया। लॉजिकली है कि सामान क्या मिलेगा, सस्ता, और कंज्यूमर कहां भागेगा, सस्ता की तरफ। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना डोमेस्टिक ट्रेड हम लोगों का क्या होने लगा, खत्म। ठीक है, इट वॉज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी दैट इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया क्या रह गया, इंडिया रह गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्टेटस क्या हो गया, इंडिया का स्टेटस हो गया कि भैया रॉ मटेरियल उगाइए, रॉ मटेरियल उगा करके किसको दे दीजिए, ब्रिटेन को, वो भी किस रेट पे, अपने रेट पे नहीं, जिस रेट पे वो खरीदे उस रेट पे। ठीक है, और
वहां से सामान बन बना के आएगा और उसको आपको खरीदना पड़ेगा मजबूरी, बिकॉज इंडियन मार्केट में इंडियन जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन क्या हो गया था, डाउन। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर में, एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्री में, एक्सप्लॉयटेशन इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, ये तीनों जगह था। और इन एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से इंडियन सिटीजन्स जो थे वो पैसा बहुत कम कमा पा रहे थे, और धीरे धीरे इंडिया में लाइफस्टाइल क्या हो रहा था, लाइफस्टाइल बहुत ही वीक हो रहा था। किस टाइम में? इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है। इंडिया में आपका जो लाइफस्टाइल था, जो लोगों के पास में पैसा था, जो इनकम पावर थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन अगर आएगा आपका तो इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें 4-5 फीचर भी अगर आपको याद होगा तो आप बड़े आराम से इस टॉपिक को लिख सकते हैं, ठीक है। 4-5 फीचर भी अगर आपको याद होता है तो बोलता है इंडियन इकोनॉमी को हम किस तरीके से समझें कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, तो बोलता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट शब्द का मतलब होता है स्थिर, जिसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही है, रुक गया है वो इकोनॉमी, ठीक है। एक पोजीशन अटेन करके अब वो इकोनॉमी रुक गई है, थम गई है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बिकॉज ब्रिटेन को कोई मतलब ही नहीं था इस इकोनॉमी को डेवलप करा करके, वो तो यहां से क्या निकाल रहा था, सिर्फ रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस, ठीक है। और उसको यहां डेवलपमेंट लाना ही नहीं था ना, और डेवलपमेंट लाना भी था तो बस उतना ही डेवलपमेंट लाना था जितना उसको अपने रिसोर्सेज निकालने के लिए जरूरी था। जैसे रेलवे वो क्यों लेके आया, क्या ताकि आदमी चलेंगे? नहीं भाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको दूर से मटेरियल लेकर के आना था, कहां तक, डॉक तक, ताकि वहां से शिप पे लाद करके वो उसको कहां ले जाए, इंग्लैंड ले जाए, ब्रिटेन ले जाए, ठीक है। तो बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, दैट शोज लिटिल और नो ग्रोथ। बस स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, आप ऊपर नीचे जितनी लच्छेदार बातें बनाइए, ये 2 वर्ड उसमें होना चाहिए, ठीक है, कि वहां पे ग्रोथ रेट क्या है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब कि वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, या बहुत कम ग्रोथ हो रहा है, इतना कम ग्रोथ हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट क्या है, निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। देखिए बोलता है बिटवीन 1860 टू 1925, ये है डेटा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 1860 से 1925 मतलब इंडिपेंडेंस से लगभग 25 साल पहले की बात करता है। बोलता है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम। मतलब लोगों की आय में, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में 0.5%, मतलब 1% की भी वृद्धि नहीं होती थी। कितनी वृद्धि होती थी? 0.5%। एंड 1925 से 1950 के बीच में ये और घट के कितना हो गया, 0.1%। 0.1% का मतलब क्या है, इट्स ऑलमोस्ट व्हाट, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ ही नहीं रहा था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं कर रही थी। कहां? इंडिया में, ठीक है। आई तो ये हो गया आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी का पॉइंट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब कि भैया ग्रोथ रेट क्या है, नेग्लिजिबल है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। बोलते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ दिस स्टैग्नेशन, इस स्टैग्नेशन, इस स्थिरता की वजह से बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। और यही एक रीजन था कि इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन क्या थे, बहुत ज्यादा लोग रहते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन्ड माइजरेबली लो, ठीक है। मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने का जो स्तर था, ठीक है, वो इतना लो, माइजरेबली लो का मतलब होता है कि बहुत ही गिरा हुआ। ना लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, ना लोगों के पास में हेल्थ फैसिलिटी, ना लोगों के पास में एजुकेशनल फैसिलिटी, ना मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ना ही उनके पास में प्रॉपर अपब्रिंगिंग की सेवा, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवा, कोई भी चीज उनके पास में प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। अगला बोलता है एपिडेमिक्स एंड फेमाइन्स वर आर रिकरिंग फेनोमेना। और ये दोनों चीजें व्यक्ति के जीवन पे, उनके जीवन जीने के तरीके पे बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला बोलता है एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब
एपिडेमिक का मतलब महामारी, एपिडेमिक का मतलब महामारी, ठीक है। फेमाइन का मतलब भूखमरी नहीं, फेमाइन का मतलब भी भूखमरी नहीं, ठीक है। फेमाइन का मतलब सूखा पड़ना, ठीक है। नहीं, आप बाढ़ मत समझिए, ठीक है। बाढ़ का इंग्लिश क्या होता है? फ्लड होता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्रॉट, समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, एक होता है ड्रॉट और दूसरा होता है फेमाइन, ठीक है। जब 1 या 2 साल सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो उसको ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब सालों साल बारिश नहीं हो रही है और जब सरकार का भी अनाज का संग्रह, फूड ग्रेन का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो देश में भूखमरी चालू हो जाती है, ठीक है। फेमाइन वो सिचुएशन है जब मल्टीपल ईयर्स तक सूखा पड़ा और सरकार के पास में लोगों को खिलाने के लिए फूड ग्रेन का स्टॉक क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया में एपिडेमिक और फेमाइन ब्रिटिश पीरियड में बहुत ही ज्यादा कॉमन था, ठीक है। एक छोटी सी बीमारी मलेरिया उस टाइम एपिडेमिक थी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक था, मतलब कि लोग हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में लोग क्या हो जाते थे? बस एक बीमारी से मर जाते थे, ठीक है। तो ये आपके लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। इट इंडिकेट्स द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला बोलता है बैकवर्ड। तो भाई जो स्टैग्नेंट है वो तो बैकवर्ड होगा ही, स्टैग्नेंट के साथ चिपक के मिलता है बैकवर्ड, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? फ्री में किसका? ये जो आजकल है ना, लगता है जीन विन चढ़ा के आता है थोड़ा, ठीक है। और इधर बैकवर्ड, तो जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है वो धीरे धीरे बैकवर्ड तो हो ही जाएगी, ठीक है। क्या बोलता है? इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी है? जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 1947-48 में पर कैपिटा इनकम जो इंडिया का था वाज जस्ट 230, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति की आय कितनी थी? 230 रुपए जी, पर डे। क्या पर डे? तो बहुत सारे लोगों की अभी भी नहीं है, ठीक है। पर एनम, पर एनम, जी सर। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, इनसफिशिएंट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। इसके बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर आप ज्ञान का तो गंगा बहा सकते हैं, ठीक है। आप अपने ज्ञान की गंगा बहाइएगा। ऐसे आपको मैंने बेसिक एक बात बता दी, ठीक है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या क्या बैकवर्ड था? तो सब चीज बैकवर्ड थी, ठीक है। जब देश बैकवर्ड है तो हर चीज बैकवर्ड है, ठीक है। देश बैकवर्ड तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड, इंडस्ट्री बैकवर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड, हेल्थ बैकवर्ड, एजुकेशन बैकवर्ड, एवरीथिंग बैकवर्ड। 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आइए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में क्या आपको कोई लिखने से रोक सकता है? ठीक है। क्या इसमें ज्ञान नहीं बहेगा? हमारे पास पानी नहीं था, हमारे पास लैंड नहीं था, हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं था, हमारे पास फलाना नहीं, ढकाना नहीं, ठीक है। जितना नहीं है सबको यहाँ डाल देना है। उसको भी पता है कि सब नहीं था, ठीक है। आइए, अच्छा मास्टर जी पता नहीं था, थोड़ा सा ह्यूमरस बनाए रखें क्लास, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो इंडियन इकोनॉमी और उसके बाद पढ़ना है बीएससी, ठीक है। आपकी दशा पे तो मुझे दिशा आ रही है। वो बच्चे जो अभी बैठ के इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद कैसे बीएससी पढ़ेंगे? हाँ, क्या बनेंगे? वो तो जलेगा। कल तो प्रोजेक्टर भी चिर गया था बेचारा, वो तो अरे हम भी बंद हो जाएंगे। आ जाओ, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। और मास्टर जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अरे नहीं, हम आपको भी देखने लगे थे, हमको लगा आप उधर बैठे हुए हैं। और सब ठीक, आइए। क्या बोल रहे बेटा? कौन सा किताब खोले हुए हो आप? नहीं मिलेगा ना बेटा, इन्हीं के हो रही है, टेंशन ना लो, पढ़ो यार, सब जगह एक ही बात लिखी हुई है। आइए
हाँ नहीं समझे, कैसे टिक कैसे मारे हैं? अब टिक मारने वाला कोई पॉइंट अभी आया ही नहीं है ना, ठीक है, तो नॉर्मल पॉइंट है, हम मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं तुमको, उसका वो स्कैन कॉपी भेज चुके हैं हम व्हाट्सएप पे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ हो गया चिराग, शांत आओ। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। बोलता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस कैसे दिखता था? बोलता था कि नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब 70% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, उनका वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी वाज ओनली 50%। क्या कहना चाह रहा है यहाँ इस पॉइंट से? ये बताना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो थी, यही बताना चाह रहा है। बोलते हैं कि एक ऐसा सेक्टर जहां 72% से ज्यादा पॉपुलेशन जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, उसके प्रोडक्शन का टोटल कंट्रीब्यूशन कंट्री के जीडीपी में मात्र 50% हो, यह दर्शाता है कि इस सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वर्ड सुने आप लोग, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब क्या कि 2 व्यक्ति का काम है लेकिन उसको जबरदस्ती 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है, पूरी फैमिली बिजनेस में वो मतलब एग्रीकल्चर में लगी हुई है, ठीक है। तो ये उसी चीज को दर्शाने की बात है, तो इससे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 72% लोगों को काम दे रहा है और ऑब्वियसली बात है 50% उसका आउटपुट है, तो भाई हर व्यक्ति जितना कमाने की कैपेसिटी रखता है उतना वो कमा नहीं पा रहा। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लो इसलिए थी बिकॉज हम लोग मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं करते थे, हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। 10 पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट वाज ओनली 660 ग्राम। अब देखो बाबू, ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस डेटा का कोई वैलिडिटी नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को? तो आप चीजों को चलिएगा इस तरीके से पकड़ के कि मोस्टली चीजें आप सब्जेक्टिव लिख के आए, ऑब्जेक्टिव लिख के ना आए। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि डेटा की ऑथेंटिसिटी पे ना हम चेक कर पा रहे ना आप चेक कर पा रहे कि ये ऑथर ने ये डेटा कहां से वैलिडेट किया है। तो आप अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिविटी में लिखिएगा, ठीक है, फिगर्स में कम लिखिएगा। जहां पे बहुत मजबूरी होगी वहां पे तो हम लोग फिगर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जैसे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को आप बिना फिगर्स के भी लपेट सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो उसको ऐसे लपेटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन डेटा का मेरे को कोई वैलिडिटी समझ नहीं आता कि इन्होंने कहां से डेटा, क्योंकि इन्होंने कहीं भी डेटा सोर्स नहीं लिखा है कि हम डेटा सोर्स कहां से लेकर के आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कुछ एक डेटा है जो एनसीईआरटी में है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा कि उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी आगे के चैप्टर्स में। तो अभी के चैप्टर्स को जनरल अंडरस्टैंडिंग पे लेके चलिएगा तो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? आइए, तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो, इसमें अब आप हेक्टेयर वेक्टेयर बता, अच्छा है कि सीधे रीजन लिख दीजिए कि प्रोडक्टिविटी लो क्यों, ठीक है। अब आपको यही, आपको लगता है क्या कि आपको पर हेक्टेयर आउटपुट याद भी रहेगा? नहीं रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज में फंसिए ही मत, आप सीधे लिखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो थी और उसका रीजन था कि ट्रेडिशनल फार्मिंग हुआ करती थी वहां पे, ठीक है। हमारे पास मॉडर्नाइज सिस्टम, मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट, हमारे पास फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो ये जनरलाइज चीजें हो गई, आपका काम बन जाएगा। बोलता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस, इतना ही लिख करके आपका काम बन सकता है। बोलता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो खाने का अनाज था वो उतना ही हम उगा पाते थे जो बेयरली सब्सिस्टेंस के लिए यूज हो, मतलब इतना ही होता था कि जिससे अपना ही पेट भर पाए, वो भी सही से भर नहीं पाता था, ठीक है, अपनी जनता का। काहे इतना हंसी आ रहा है? वो कैमरा ऑन हो रहा है उसका चैनल देखे ना प्लीज। ये देखिए, ये तो जेठालाल वाला जोक हो गया। क्या हुआ किशोर जी, बड़ा गंभीर लग रहा है? सब ठीक ठाक? आइए, हो गया, शांत हो जाइए चिराग बाबू। मैं नहीं बोला सर। अच्छा तुम नहीं बोले? आजकल ज्यादा तुम ही बोलते हो, मुझे लगा कि तुम ही बोल रहे हो। अच्छा, अरे नहीं, किसी को डिस्कनेक्ट मत करना, जवाब देते देते हम पागल हो जाते हैं। अगला फोन करके हमको कोई निकाल दिया था वो दिन तो ये दोनों जो कमाल की थी, उस दिन तो भाई हम एक्सप्लेन करते करते तबाह हो गए।
हो गया, किसी को निकाले नहीं है? ठीक, कितने लोग हैं? हम खुद निकल जाते कितने लोग? कितने आदमी थे? 6 लोग हैं। पाँच। 5, मुझे छोड़। ए रुको तो सही यार, अभी तो स्टार्ट ही किए। 4:20 हुआ है ना, 10 मिनट का ब्रेक दे दें क्या? ये टॉपिक पढ़ा के ब्रेक दे देते हैं, ठीक? ये भी बैकवर्ड लग गया और क्या हो गया? हाँ, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, मतलब चीजें बैकवर्ड हैं यहाँ भी, ठीक है। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें देखिए, बोलते हैं देयर वाज अ वर्च, अच्छा ये बात लिखा है, एक मिनट, देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री। हल्ला नहीं, देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री। हमारे पास में बेसिक जो मूलभूत इंडस्ट्री चाहिए वो भी नहीं थी। हल्ला नहीं, कहा ना बेटा, हल्ला नहीं, ठीक है। हमारे पास बेसिक और हेवी इंडस्ट्री दोनों की कमी थी। बेसिक इंडस्ट्री जो नॉर्मल गुड्स बनाता है, और हेवी इंडस्ट्री जहां से कैपिटल गुड्स बनते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब आप समझते हैं? मशीन, ठीक है। तो ना हमारे पास उस टाइम बेसिक इंडस्ट्री थी जो नॉर्मल गुड्स बना पाए, ना हेवी इंडस्ट्री थी जो हमारे पास क्या बना पाए, मशीन्स बना पाए, ताकि हम उसको और जगह यूटिलाइज कर पाए। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हमारे पास मशीन का प्रोडक्शन था ही नहीं इवन, ठीक है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो बड़ा से बड़ा कैपिटल गुड्स बना पाए। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, ठीक है। जो ब्रिटेन की डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो हमारे छोटे आर्टिजियंस और कॉटेज इंडस्ट्री में वाले लोग थे वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, बिकॉज उनका सामान बिक ही नहीं रहा था ताकि वो सामान बना पाते। और for the bulk of its capital goods requirement, the Indian industry was dependent upon import from Britain. और अगर मान लो कि कुछ इंडस्ट्री थी भी तो उसको अपने मशीन्स के लिए ब्रिटेन के इंपोर्ट के ऊपर क्या होना पड़ रहा था, डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। आइए जो कॉमन पॉइंट होगा उसके अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम लोग चल देते हैं। बोलते हैं रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी को डिस्कस करने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं लगती है कि होगी, ठीक है। फीचर्स के अंदर है रैम्पेंट पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास में रोड, ब्रिजेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज नहीं थी, ठीक है। हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया को अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो भी चीजें चाहिए थी, जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स चाहिए था, उसके सबके लिए इंडिया को इंपोर्ट के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। कहां से इंपोर्ट? ब्रिटेन से या कहीं और दूसरे बाहर देश से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, ठीक है। बोल रहा है दिस कंट्री हैड द कंट्री हैज अ डिपेंडेंस ओवर इंपोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंडेंट हेवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडियन आर्म्ड था, इंडियन डिफेंस था, उसको भी अपने सारे इक्विपमेंट्स के लिए क्या करना पड़ रहा था, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। इंडिया के पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिसाइड्स सेवरल कंज्यूमर गुड्स like sewing machine, medicines, kerosene, bicycles etc. used to be imported from abroad. मतलब छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जो छोटी चीजें थी, इवन उन चीजों का भी प्रोडक्शन इंडिया में पॉसिबल नहीं था, वो भी चीजें हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहता था, रूरल एरियाज में, ठीक है। अर्बनाइजेशन नहीं था। अर्बनाइजेशन क्यों नहीं था? बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ठीक है। बिकॉज इंडस्ट्रीज होंगी तो अपने आप अर्बनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होती है, उसके आजू बाजू सोसाइटीज डेवलप होती हैं, तो अर्बनाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। यहां पे अर्बनाइजेशन नहीं था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। 1948 only 14% of the population lived in the urban areas while 86% of the population lived in the rural areas. 86% से ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहता था, रूरल एरियाज में रहता था, और उनमें से भी मोस्टली लोग किस चीज में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही इंडिया के अंदर क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रोके, फ्यूडल इकोनॉमी से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जला दीजिए बेटा, पीछे से लाइट जला दीजिए। अरे वहां ये भी नहीं